Hi, I am Amarnath Chauhan. Welcome to Defense Guru, a unit of the Centurion Education Private Limited. Today we are going to solve the previous year question of NDA. Let us start first question. पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि when a three resistor each having the resistance R at connected in parallel, their resultant resistance is X. If these three resistance are connected in series, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी। तो आपके क्वेश्चन में दिया है, कह रहा क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है, तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है और पहले किस में जोड़ रहा है, सीरीज में जोड़ रहा है, और सीरीज में जोड़ के क्या कह रहा, आर है आर है आर है। ठीक है, तो आपके पास ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको, ठीक है, तो इसमें अगर रिजल्टेंट निकाला जाए आपका, तो 1/x इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/r। ठीक है, 1/x इक्वल टू, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/3। जब हमने पैरेलल में जोड़ा है तीनों रेजिस्टेंस का, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास आया है वो आया है r/3। ठीक ना। अब इसी रेजिस्टेंस, इसी तीनों रेजिस्टेंस को वो कह रहा है कि सीरीज में जोड़ा जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो सीरीज में जोड़ते हैं इसको, अभी हमने निकाल लिया, x इक्वल टू आ गया था आपका r/3। अब ये कह रहा है कि इसको सीरीज में जोड़ा जाए, ये r है r है r है, तो सीरीज में आप लोग जोड़ना जानते हैं इसको, इसका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं y है, तो r प्लस r प्लस r, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3r हो जाएगा रिजल्टेंट। पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर इसको दोनों डिवाइड कर देंगे तो y/, अगर x आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3r/r/3। तो ये r से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो y/x इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9x। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका है, सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखिए यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर दिया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका एक सेंटर होगा, एक फोकस होगा और ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कौन से पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रखें कि जो हमें इमेज बन रही है वो क्या होना चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो हम डिफरेंट पोजीशन के लिए यहाँ से रिमेंबर कर लेते हैं डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे है तो वो कहाँ पर बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब इनफाइनेटली स्मॉल बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, एक पॉइंट जैसा बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ आपका था, इन्फिनिटिव। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रख रहे हैं, इन्फिनिटिव से सी के बीच में रख रहे हैं, इसके बीच रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा सी और एफ, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा आपका, तो इसके बीच बनेगा। और क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा होगा डिमिनिश मीन छोटा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बनेगा एंड आपका। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए आपके पास, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा
तो इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट आप रखें तो इसकी इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो होगी इन्फिनेटिव और सी के बीच में। अगर तो ए क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। अब यहाँ इनलार्ज बनेगा एंड रियल बनेगा। रियल क्यों बन रहा अभी बता रहे हैं। ठीक, अगर आप फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए तो फोकस पे रख देंगे। अगर फोकस पे रख दिए तो ये क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगा। और अगर सी पे रख दिए, अगर आप सेंटर पे रख दिए, जब सेंटर पे रख देंगे तो उसका इमेज इसी सी पे अगर कभी ऑब्जेक्ट रख दिए तो सी पे बनेगा, जस्ट इसके नीचे बनेगा। ये क्या रहेगा इन्वर्टेड रहेगा, एकदम सेम साइज के रहेंगे और रियल रहेगा। ठीक ना। और इसके बीच में हम बता दिए और सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो आप इन्फिनेटिव और सी के बीच में बनेगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को एफ मतलब फोकस एंड पोल के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो ये रियल में लाइट कट नहीं करेंगी। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल बनेगा। इस केस में आपको पूछा, इसको डिस्प्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन इसको देखते हैं ना। ये आपका है, अभी कह रहे हैं कि आपका पास सेंटर था, एक फोकस था, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ लाइट गई यहाँ चली जाएगी कट करके, फिर एक लाइट पोल पे, एक पोल है तो यहाँ से। अब देखा जाए ये दोनों लाइट कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर, बढ़ाएंगे पीछे की ओर और देखेंगे ये कहीं यहाँ कट कर रही लाइट। ऐसा मतलब रियल में तो कट नहीं रही है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करेंगे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखेंगे एक जगह कट कर रही। जब ये कट कर रही तो यहाँ पर हम मिलाएंगे प्रिंसिपल, तो ये आपका इमेज बन गया। तो ये इमेज क्या हुआ आपका मैग्नीफाइड हुआ, क्योंकि देखिए बड़ा भी हुआ, मैग्नीफाइड हुआ, इस सीधा इरेक्ट हुआ और वर्चुअल क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ रियल में जो लाइट, दो लाइट कट करने से एटलीस्ट टू लाइट कट करना चाहिए कोई इमेज फॉर्मेशन के लिए। यहाँ टू लाइट क्या हुआ कट नहीं कर रही, यहाँ ऐसा मतलब कि लग रहा, प्रतीत हो रहा कि वो लाइटें कट करेंगी, उसको बढ़ाया गया तो इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहा गया। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन हो गया बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए कह रहे हैं हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट अफेक्टेड इफ द नेट वर्क डन ऑन इट इज पॉजिटिव। कह रहा आपके पास कोई बॉडी है जिस पे पॉजिटिव वर्क किया जा रहा है, तो पूछ रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पे वर्क कर रहे हैं एफ इक्वल टू होता है, सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट एक्स, मीन्स एफ एक्स कॉस थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 to 80 एंगल लगा रहे हैं तो वर्क डन उस पर पॉजिटिव हो रहा। सपोज हम कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ थीटा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, एफ एक्स हो गया, वर्क हो गया। पॉजिटिव वर्क का मतलब जो पॉजिटिव वर्क मतलब यहाँ समझना होगा जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पे एक फोर्स लग रहा और डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं इसमें इधर हो रहा, तो वेलोसिटी भी इसी फॉर्म में गेन करेगी। तो अब देख लेते हैं जो आपका एफ इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम, एफ डिवाइडेड बाई एम। एक्सीलरेशन यहाँ का पॉजिटिव है क्योंकि वर्क डन ही पॉजिटिव है, तो ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो जब किसी बॉडी में पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम इंक्रीज करेगी तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं 1/2 mv²। ठीक है, तो जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच वन ऑफ द ये आपको मतलब यहाँ फॉलोइंग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट पार्टिकल इज ट्रू। आप कह रहा कि आपका कोई एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा। तो अब उस और वो पूछ रहा उसके एक्सेलरेशन के विद रिस्पेक्ट में कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि एसएचएम मान लेते हैं, सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल लेते हैं, ये भी तो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ए हो गया, ठीक, इस तरह मोशन करेगा। अब हम कोई इक्वेशन को जानते हैं, अगर हम कोई जनरल एक एसएचएम का इक्वेशन लिखें तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो जाएगा भी वेलोसिटी मिल जाएगा किसका, पार्टिकल का, डी वाई बाई डी टी आपका हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिल गया ए ओमेगा, एक कॉस ओमेगा टी है, एक साइन ओमेगा टी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आपका एक्सेलरेशन कैपिटल ए से दिखा दे रहे हैं, डी वी बाई डी टी, इसको करेंगे तो ए फिर ओमेगा बाहर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ एक माइनस आएगा, जब कास का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आता है, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। अब यहाँ पर ए इक्वल टू, और आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को आप लिख सकते हैं वाई, तो वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम टी, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज ऑलवेज इन द अपोजिट, कौन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या कर रहा, इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी। देखिए ये एक्सेलरेशन क्या यहाँ पर है, यहाँ पर, वेलोसिटी कहाँ, यहाँ पर, दोनों कितना डिफरेंस है, एक कॉस ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी है, दोनों में कितना डिफरेंस होता है फेज का, पाई बाई 2 होता है, मीन्स 90 होता है, ठीक है। तो ये कह रहा अपोजिट, अपोजिट मीन्स 180, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर पूछता है इनके बीच देता अगर 90 डिग्री है या 90 डिग्री का डिफरेंस होता तो एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। इट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, नहीं, आप चेक कर लीजिए ओ टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा टी करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इट इज़ द मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम। अभी देखिए ये मिनिमम स्पीड मैक्सिमम कब होगी, v इक्वल टू आपका v इक्वल टू है डी वाई बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी ए ओमेगा कास ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 0, तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जब थीटा इक्वल टू 0 मीन्स पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम पे होगा, जब इक्विलिब्रियम पे आपका पार्टिकल होगा तब डिस्प्लेसमेंट y क्या होगा, 0 होगा। जब y 0 होगा इसका मतलब a 0 होगा, तो ए ऑप्शन एकदम 100% आपका सही है। इट इज अ मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है, करेक्ट, क्लियर हो गया। अब कह रहा है इट इज द मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, एकदम क्लियर हो गया आपके इस फार्मूले से सब, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ थी, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है तो फिर वहाँ पर ओमेगा टी पे थीटा ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे क्या थी वेलोसिटी आपका मैक्सिमम थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था 0। सबको पता है कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती तो वहाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इसका मतलब वहाँ एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, क्योंकि y 0 है, यहाँ पर फार्मूला देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट x एक्सेलरेशन ax सफिक्स है आर रिलेटेड एज द फॉलोज तो एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमने आपको दिया है एक बताया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसके एक इक्वेशन हम जनरल पार्टिकल की इक्वेशन लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस
ओमेगा टी आ जाएगा। अगर एक्सीलरेशन अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कास सॉरी साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्सीलरेशन ए एक्सीलरेशन है और यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसको A1 लिख देते हैं कोई, तो ए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्ट के लिए। यहाँ वाई को क्या, यहाँ एक्स से डिनोट कर दिया है सब जगह, एक्स एक्स है। ठीक है, वाई की जगह। तो अब ए कहा ओमेगा, उस मोशन के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस तरह का कौन इक्वेशन शो कर रहा है, ए तो नहीं कर रहा क्योंकि प्लस है, ए स्क्वायर है, ए भी नहीं शो कर रहा, ए बी स्क्वायर है, तो एक ही कर रहा है जो डी ऑप्शन है। ठीक है, कि ए एक्स सफिक्स इक्वल टू -3x। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पे आप जनरल एक y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कंसीडर कर लिया करिए, फिर उसी हिसाब से जो पूछ रहा है आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड इनवर्स प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर द कर्व सो ऑब्टेन्ड इज। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, पी बी इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, ये अगर ये कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसको हम सी से डिनोट कर दिए। तो जो आपका v इक्वल टू लिख सकते हैं सी 1 डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, अब अगर हम इस पर ग्राफ खींचना चाहें, इस पर क्या लेते हैं v और इस पर क्या लेते हैं 1 बाई सॉरी यहाँ p रहेगा, सॉरी p। ठीक, 1 डिवाइडेड बाई p। ठीक है, तो अब इसको हम क्या पूरे क्वांटिटी को x से है, ये क्या है y है। ठीक है, इसको जो v है यहाँ पर आपका v जो है, v को हम लिख लेते हैं y इक्वल टू इस कांस्टेंट को यम लिख लेते हैं और ये पूरे को x लिख दें। तो ये देखा जाए तो y इक्वल टू एम एक्स से रिलेट कर देंगे तो ये लाइन है और ओरिजिन से पास हो रही। ठीक है, तो 1/p में ये लाइन क्या होगी आपका ओरिजिन से जाएगी। इसमें पूछ लेता है स्ट्रेट लाइन तो होगी, ओरिजिन से पास होगी कि नहीं, तो पास होगी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, एम एक्स प्लस सी होता तो यहाँ सी जीरो क्योंकि कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 1 kg which is able to move the object moves in the direction of the force with an। आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है दिया है जिसपे फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन लग रहा है। अब पूछ क्या रहा है, इस पर अब निकालना है स्पीड या, तो इसमें 1 न्यूटन है, एफ इक्वल टू क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, यम में न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, 1 हो गया इंटू ए हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन, एक 1 kg मास पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो उस पर एक्सीलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट। कोई शॉर्ट सर्किट अगर हो गया, इसका मतलब उसमें क्या होगा, करंट उस सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, आई बढ़ जाएगा। तो आई बढ़ने का मतलब होता है हीट डिसिपेशन रेट आई स्क्वायर आर बढ़ जाएगा। आई स्क्वायर आर बढ़ने का कारण क्या होगा, आपका जो डिवाइस है वो फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक हम लोग क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। ये क्या करता है, इसमें करंट बढ़ने का कारण क्या था, एक वायर मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाती है तो करंट फ्लो रुक जाता है। ठीक है, तो मतलब फ्यूज वायर को लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा अब बुलेट ऑफ मास, यहाँ पर गलत है, यहाँ प्रिंट मिस प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर क्या 20
ग्राम है, केजी नहीं 20 ग्राम है, ठीक है। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पिस्टल ऑफ द मास 1 kg। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, एक पिस्टल है, पिस्टल में एक मतलब एक कि आपके पास बुलेट फायर की गई, ठीक है। इनिशियली क्या थी, इसमें बुलेट अंदर था तो इसका वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मोमेंटम अगर इनिशियली देखा जाए तो 0। पहले हमें क्वेश्चन पूछा है कि जब हम बुलेट फायर करेंगे तो जो आपका पिस्टल होगा वो पीछे की ओर झटका देता है, पीछे की ओर एक वेलोसिटी आती है, तो वो मोमेंटम चेंज के कारण आता है। तो वो पूछ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी पिस्टल की आफ्टर फायरिंग बुलेट, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब इसका अब बुलेट जब यहाँ पर निकली होगी, इसका क्या 20 ग्राम है, ठीक है, और इसका क्या है 1 kg है, 1 kg। इनिशियल में मोमेंटम क्या होगा, मास जो भी होगा आपका, दोनों मास और इसमें रहा होगा 21 मास हो गया आपका, 0 वेलोसिटी कारण मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एक आपके बुलेट के पास मोमेंटम होगा, एक पिस्टल के पास। बुलेट का मोमेंटम क्या होगा 20 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 150, ठीक है। ये आपका बुलेट का मोमेंटम आ गया, प्लस आपका कॉयल का मोमेंटम, मतलब पिस्टल का मोमेंटम मास कितना 1 है, इसकी वेलोसिटी भी है, यही हमें फाइंड आउट करना वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका -20 इंटू 150 इंटू 10 के पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी हमने इधर दोनों के प्लस मान ली, तो इसका मतलब जब बुलेट हम फायर करेंगे इधर इस साइड एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगी आपका जो पिस्टल की वेलोसिटी होगी वो जस्ट उसके अपोजिट होगी। इस साइन का मतलब यही है, ठीक ना। तो 3 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया वेलोसिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर इफ इज स्ट्रेच्ड 10 times देन रेजिस्टेंस विल रीड। द रेजिस्टेंस विल रीड, देखिए कह रहा आपके पास एक क्या है वायर है, ये है, ठीक है। इसको कह रहा हो 10 टाइम्स बढ़ा दिया, मीन्स ये हो गया 10 L हो गया, 10 L हो गया। और ये क्या रहा है L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। हमें लेंथ 10 टाइम्स से इंक्रीज कर दिया गया, तो अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज हो जाएगा। जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया रही होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स एक वायर है तो इस ये पार्ट, ये आपका जो क्रॉस का सेक्शन है उसका एरिया वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ तो बढ़ेगी और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगी। तो लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन रहेगी, क्या, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेंगे। तो इसमें क्या होगा A इंटू L, ये पूरा वॉल्यूम हो गया इस केस के लिए। इस केस में क्या हो गया आपको लेंथ 10 L हो गया और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं A1, ठीक है। तो A1 जो आपका आएगा A आ जाएगा A डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। यहाँ से आपका A1 आ गया A डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब फाइनल में क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगी वो 1/10 होगी आप जो पहले केस की क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले केस के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लिख रहे हैं R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, ठीक है। और सेकंड केस के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लिख रहे हैं R इक्वल टू R1 मान लेते हैं, रो तो रहेगा L डिवाइडेड बाई कितना 10 इंटू 10 टाइम्स L होगा, 10 L हो गया अपान A डिवाइडेड बाई 10। ये क्या हो जाएगा आपका 100 रो L बाई A, और रो L की वैल्यू कितना है, इतना है R, तो 100 R, ठीक है। तो 100 R आंसर आपका हो गया C। क्लियर हो गया।
इसमें एक केस में वॉल्यूम इक्वल करेंगे, वॉल्यूम इक्वल करने का पर्पज ये था हमारा कि क्रॉस सेक्शन एरिया, फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया सेकंड केस का हम निकाल लेंगे। तो उसको हम रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए उस पर पुटअप करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विद द वाटर। आपके पास एक कंटेनर है जिसको कह रहा पहले वाटर से भर दिया गया, द इंटायर वाटर इज रिप्लेस्ड बाई मरकरी। फिर कह रहा है जब आपका वाटर पहले बार भर गया उसको मेजर कर और पढ़ लेते हैं। मरकरी हैज द डेंसिटी ऑफ द 13600 kg मीटर क्यूब इफ x इज द वेट ऑफ द वाटर एंड y इज द वेट ऑफ द मरकरी। देन कह रहा एक आपके पास कंटेनर है, एक आपके पास कंटेनर है, इस पे पहले क्या भरा आपने, वाटर भरा, वाटर भरा। तो इसको वेट किया, इसका वेट क्या आएगा आपका, एक्स आया, ठीक है। तो इसका वेट क्या आया आपका, एक्स आया। और कह रहा है इस वाटर को की जगह आप इसको क्या भर दे रहे हैं, एच जी भर दे रहे हैं। सेकंड केस में एच जी भर दे रहे हैं, उसका जो वेट है वाई है। तो पूछ रहा है यक्स एंड वाई में क्या रिलेशन होगा। पहले केस के लिए लिखते हैं हम लोग वेट डब्लू इक्वल टू क्या होता है, यम जी होता है। और यम को हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं रो हम डेंसिटी दिखा रहे हैं, रो वाटर पहले केस के लिए लिखेंगे, एंड वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड जी, ठीक है। ये आपका पहला केस हो गया। डब्लू मीन्स यहाँ पर आपको यक्स दिया है। और वाई इसी तरह हम मरकरी जब उसमें कंटेनर में भरे रहेगा उसके लिए लिख सकते हैं, जो यहाँ केवल एक चेंज होगा आपका एच जी, मतलब मरकरी जो डेंसिटी होगा वो मरकरी का लिखेंगे। और वॉल्यूम तो आपका सेम रहेगा, जब वॉल्यूम से रहेगा वी इंटू जी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा। अब इसे रिमेंबर कर लिए, नेक्स्ट पेज में हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हम देखेंगे यक्स डिवाइडेड बाई वाई होगा आपका 13.6, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 13.6, ठीक है। वाटर का तो वाटर की डेंसिटी 10 के पावर 3 होगा और इसकी डेंसिटी मरकरी का 10 के पावर 3, 13.6 इंटू 10 के पावर 3, 8 के पावर कट जाएगा। तो जो आपका यक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू आएगा 13.6 यक्स आएगा, ठीक है, ठीक। तो आपका क्या आ गया था, यक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 1/13.6, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स वाई इक्वल टू जो आएगा आपका 13.6 यक्स आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is thrown vertically upward from the ground with the speed 25.2 meter per second. The ball will reach the highest point of its journey in, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। एक बॉल है, ये कह रहा कि 25.2 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा और ये बॉल यहाँ पर पड़ा, जहाँ पर आपका वी फाइनल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो वहाँ वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यू से कितना फेंक रहा, 25.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो पूछ रहा कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो बॉडी रीच करेगी तो कितना टाइम आपका लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट इट एंड आंसर इट, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए इसको बेसिक आपका पहला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या आपका फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यू क्या है 25.2, ए क्या -10 ले लेते हैं जी की वैल्यू इंटू टी। ए की जगह जी है, जी -10 है, माइनस क्यों, क्योंकि जी नीचे लग रहा है और वेलोसिटी आपकी ऊपर है, तो ऊपर हमने प्लस मान लिया तो जी को माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पर आ जाएगा आपका टी
टी इक्वल टू आ जाएगा 25.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा क्या 2.52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.52 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा आंसर इसमें आपका है, सी ऑप्शन है। ठीक है, नियरेस्ट। क्लियर हुआ। एक ऑब्जेक्ट था जिसको कह रहा 25.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, पूछ रहा है अगर वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा। सिंपल सा पहला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टॉप मोस्ट पे क्या होगा आपका, वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियली वेलोसिटी दिया है और g की वैल्यू आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अ पर्सन इज अनएबल टू रीड अ न्यूज पेपर विदाउट हिज ग्लास, ही इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम। इसको आप लोग आंसर करिए, 5-10 सेकंड दे रहे हैं इसको आंसर डी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कह रहा हो कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा, इसका मतलब वो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा। जब नज़दीक की वस्तु नहीं देख पा रहा ना, तो क्या होगा। ये सब चारों टर्म के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लग जाएगा। ठीक है, मायोपिया है, इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस मीन्स क्या होता है आपका, नज़दीक की वस्तु बहुत क्लियरली दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखेगी या कम दिखेगी। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, और इसको 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 अगर पूछा जाए कौन से लेंस द्वारा इसको रेमेडी किया जाता है, तो वो आपका है आपका कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब प्रिस्फोबिया ये आपका होता है ना, और इसका जो आंसर है, और इसको देख लेते हैं। दूसरा टर्म आपका एफ है, पहला टर्म हो गया ये शॉर्ट साइटन था, और इसमें क्या था आपका, दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देती थी, नज़दीक की वस्तु आपको क्लियरली दिखाई देती थी। और इसका रेमेडी जो था आपके पास क्या था, कॉनकेव लेंस था, मतलब डाइवर्जिंग लेंस की यूज करते थे। हाइपरमेट्रोपिया ये होता है आपकी दूर की वस्तु, इसमें क्या था आपके दूर की वस्तु तो क्लियर नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तु एकदम क्लियर दिखाई देती है, सॉरी दूर की वस्तु आपको क्लियर दिखाई देती है, और दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु आप सही से नहीं देख पाते हैं, यह आपको धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा आपका, इसको कन्वर्जिंग लेंस लगता है। तो इसमें दोनों बात को हम मायोपिया को बता दिए कि मायोपिया में क्या था, एक इंसान जो कि नज़दीक की वस्तु को क्लियरली देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को क्या उसको धुंधला दिखाई देती है, वो हो गया मायोपिया। और हाइपर मेट्रोपिया जो होता है आपकी दूर की वस्तु जो होती है ऑब्जेक्ट को, वो क्लियर दिखाई देती है लेकिन जो नज़दीक की वस्तु होती है वो क्लियर नहीं दिखाई देती। इसका मतलब जब कोई कोई मैन अगर आदमी क्या पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, तो नज़दीक की वस्तु हुई, जब नज़दीक की वस्तु नहीं देख पा रहा तो उसका मतलब कौन सी बीमारी होगा उसको, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और इसका रेमेडी किस लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इसकी रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसका रीजन तो बहुत होता है। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। मायोपिया क्या था, आपके नज़दीक की वस्तु क्या थी, क्लियर दिखाई दे रही थी लेकिन दूर की वस्तु धुंधला था। और हाइपरटोमिया क्या था, नज़दीक की वस्तु धुंधली थी लेकिन दूर की वस्तु बहुत क्लियर थी। अब दो नेक्स्ट में चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हिच मतलब कह रहा कि द मेजरमेंट ऑफ द मास टेकन बाय द स्प्रिंग वेट बैलेंस इज करेक्ट एट द प्लेस वेयर द स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड फॉर इट। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द मास टेकन बाय द स्प्रिंग वेट बैलेंस इज करेक्ट फॉर ऑल।
अब स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है, आपका कुछ स्प्रिंग बैलेंस इस तरह बना होता है, ये इसमें स्प्रिंग लगा रहता है और बाहर हुक है, हुक में कोई वस्तु को इसमें टांग देते हैं वो मेजर करने के लिए। तो इसको किस तरह कैलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये आपका फोर्स होता है F इक्वल टू के एक्स, और ये क्या W के बराबर होगा। तो जो यक्स का डिस्प्लेसमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं वो W के रिस्पेक्ट, W क्या होता है आपका mg होता है। एम यहाँ क्या आएगा, W को कैलिब्रेट करने के एक्स को कैलिब्रेट करने के लिए mg, तो ये इसका मतलब जो हम वेट मेजर करते हैं वो जी पे पूरी तरह डिपेंड करेगा, क्योंकि वेट में जी का टर्म आता है। तो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द मास टेकन बाय द स्प्रिंग वेटिंग ऑफ बैलेंस इज करेक्ट फॉर अ प्लेस वेयर द स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड। ये कह रहा है कि स्प्रिंग जो बैलेंस होगा वो अच्छी रीडिंग देगी जहाँ वहाँ पर एक कैलिब्रेट किया गया, जिस ग्रेविटी के लिए कैलिब्रेट किया। ये ऑप्शन सही है, लेकिन वहाँ भी ये दे सकता है जहाँ पर जी की वैल्यू सेम हो, जहाँ जहाँ पर जी की वैल्यू सेम रहेगी जिसके लिए वो कैलिब्रेट किया गया, वहाँ वहाँ पूरी जगह वो सेम रीडिंग देगी। लेकिन जब जब वो जी की वैल्यू चेंज होगी, आपकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा आपका रीडिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देखा जाए अगर बेस्ट ऑप्शन है तो सी है। द मेजर लिखा द मेजरमेंट ऑफ द मास टेकन बाय द स्प्रिंग वेटिंग बैलेंस इज करेक्ट एट द प्लेस वेयर द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम विद प्लेस वेयर द स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड फॉर। ठीक है, जहाँ जहाँ जी की वैल्यू सेम रहेगी, जैसे कि जिस पे कैलिब्रेट किया गया हो, तो वो वहाँ पर रीडिंग सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, आपके पास कह रहा ये पास आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इसमें क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे आपके पास प्योर सिलिकॉन है, तो इसमें कौन सी इम्प्योरिटी डालेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। पहली बात ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होगा आपका, बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम। ठीक, ये सब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पी टाइप। मतलब ट्राईवैलेंट, जब हम कभी भी ट्राईवैलेंट को मिक्स करते हैं एज इम्प्योरिटी, तो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर मान लीजिए सिलिकॉन में हम लोग मिला रहे हैं, तो और इधर आपका 3 बॉन्ड है गैलियम, 3 बॉन्ड तो बन जाएगा। अगर एल्युमिनियम मान लीजिए 3 बॉन्ड आपका बन जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर होल बच जाएगा। होल मीन्स यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ होल आपके पास ज़्यादा होंगे। पी टाइप की बात अगर करें तो नंबर ऑफ होल एज ए चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर पूछा जाए इन द पी टाइप में, तो आपका होल हो जाएंगे। ठीक है, इसी को अगर एन टाइप में पूछा जाए, एन टाइप में कभी पूछा जाए तो एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन होंगे, और एन टाइप में अगर इम्प्योरिटी पूछा जाए तो वो आपका पेंटावैलेंट होंगे, जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए। ठीक है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट में सॉरी पी एन टाइप में पेंटावैलेंट, पी एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन सॉरी होल। ठीक है, होल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the pure water boils, the bubbles that rises surface are composed primarily of। आप घर में बर्तन में, मतलब कि आप देखे होंगे कोई गैस पे अगर कोई रखा गया है बर्तन, तो उसमें वाटर अगर जब बॉईल होता है, जब वाटर आपका बॉईल होता है, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ छोटे छोटे बबल्स जो निकलते हैं, जो आउटर सरफेस की ओर जाते हैं। इस तरह कुछ बबल्स जाते हैं, अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। तो ये बबल्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तब वो पूछ रहा है ये बबल्स में क्या होता है मेनली ये आता क्यों, क्योंकि जब वाटर होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी, उसमें एयर जो होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन होते हैं। आज जैसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता है, जो डिजॉल्व एयर होते हैं
इन वाटर, वो क्या करते हैं, वो रिलीज होते हैं, निकलने लगते हैं बाहर। जब वो बाहर निकलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक बबल्स टाइप फॉर्म करते हैं। जो बबल्स फॉर्म करते हैं, तो जो बबल्स में क्या होता है, एयर होता है। एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज अ कम्पेयर टू वाटर। तो कम होने के कारण क्या होता है, वो बायोंसी फोर्स उस पर रिजल्टेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू mg। तो वो बायोंसी फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्या जाएगा, वो ऊपर जाएगा, सरफेस की ओर जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो इसमें जो बबल्स होते हैं उसमें रियल में क्या होता है, तो उसमें एयर होते हैं, वो एयर लिक होते हैं। ठीक है, उसमें एयर कण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। एनर्जी जो होता है यंथ ऑर्बिट में जो होता है एनर्जी होता है 13.6/n² माइनस के साथ। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है आपका, ए ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका घूमते रहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात कर रहा और ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मीन्स क्या होगा, n=1। तो En अगर -13.6, एन को 1 स्क्वायर कर देंगे कोई मतलब ना है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहाँ पर दोनों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो एक में मेगा काट देते हैं, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो गया। तो जिसमें भी आप मेगा मेगा काट देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आंसर समझ गए होंगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मीन्स यहाँ क्या हुआ, n=1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इन द सम ऑब्जेक्ट इज वेट when the submerged in water, what will happen to its weight is compared to its weight in। सॉरी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इफ अ सम ऑब्जेक्ट वेटेड व्हेन द सबमर्ज इन वाटर, आपके पास कोई वेट है, इसको वाटर में मेजर कर लेना, मान लीजिए आपका कोई, और क्या, व्हेन व्हाट विल हैपन व्हेन वेट इज कंपेयर टू इट्स इन द एयर, यहाँ पर आपका इन द एयर। ठीक है, एयर, सॉरी यहाँ पर इन द एयर लिख लीजिए। ठीक है, पूछ रहा कि कोई ऑब्जेक्ट को आप मेजर किस में कर रहे हैं, पहले वाटर में कर रहे हैं, फिर कह रहा कि अगर वो एयर में उसको मेजर करेंगे, मतलब उसमें एज अ कंपेयर, जब कंपेयर एयर से करेंगे तो उसमें क्या हुआ होगा। इफ द सम ऑब्जेक्ट वेटेड व्हेन द सबमर्ज इन वाटर, व्हाट विल हैपन टू इट्स वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन एयर। ठीक है, एयर में क्या होगा आपके पास, W डायरेक्ट mg हो जाएगा, क्योंकि उसमें बायोंसी फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है। अगर जब इसी में वाटर में वेट मेजर करेंगे तो क्या होगा, mg वेट माइनस बायोंसी फोर्स क्या होगा, ρVg। तो बायोंसी फोर्स इसमें सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें बायोंसी फोर्स होने के कारण इसमें जो वाटर में मेजर करेंगे कोई ऑब्जेक्ट की, तो उसकी क्या होगी, जो रीडिंग होगी या वेट होगा वो कम महसूस होगा, इसका मतलब डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू एयर। जो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को एयर में मेजर कर रहे हैं उससे हम लोग कंपेयर किए हैं। ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कह रहा कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले पानी में हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसका मतलब एज अ कंपेयर एयर में जब मेजर किए होंगे तो उस पानी में जो मेजर कर रहे हैं उसमें क्या हुआ होगा, तो उसका जो वेट हुआ होगा वो डिक्रीज हुआ होगा वाटर में। ठीक है, क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है, वो कह रहा है कि हम वाटर में मेजर कर लिए, एक उसी ऑब्जेक्ट को कह रहा है एयर में मेजर कर, तो हल्का कहाँ महसूस होगा, जो वाटर में, तो इसका मतलब उसका वेट डिक्रीज महसूस हुआ होगा किसमें, वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी,
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द वैक्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन feather of sparrow, bird and mango are dropped simultaneously from the same height. The time taken by them to reach the bottom is T1, T2 and T3 respectively. In this situation we will observe। ठीक है, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में? कह रहा तीन चीज़, एक आपका पंछी, गौरैया पंछी का पंख है, और एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, और एक आपके पास क्या है, मैंगो है। तीनों कह रहा है साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर रहे हैं, और कितना हाइट है, यच से। ठीक है, यच हाइट और ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप मीन्स क्या हुआ आपका, यू इनिशियल 0, कोई उसकी वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं तीनों को। ठीक है, और वैक्यूम है मीन्स देयर इज नो एनी एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहा क्वेश्चन में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। सबको मैक्सिमम लोग को ये पता होगा, लेकिन सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन को लिखते हैं। एच सेम है सबको, यू टी -1/2 जी T1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2h बाई क्या आ जाएगा, g√T1। T1 निकल गया, T1 क्लियर हो गया। अब T2 इसी तरह निकाल सकते हैं। T2 क्या आएगा, H इक्वल टू ut +1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, GT स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो T इक्वल टू क्या आएगा, 2h/g अंडर रूट का। ठीक है, तो ये T2 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह आप T3 भी लिख सकते हैं, √2h/g। क्लियर। तो आप देख सकते हैं T1 बराबर T2 बराबर T3 आ रहा। इस इक्वेशन में क्या हो जा रहा, इसमें आपका यच सेम है। जब यच सेम है तो ये देखिए, इसमें सिर्फ जी तो सबके लिए सेम रहेगा, केवल एक वेरिएबल था यच। जब सबके लिए यच सेम है, इसका मतलब जो टाइम ट्रेवल करने में समय लगेगा सबके लिए सेम लगेगा। वो ये डिपेंड नहीं कर सकता, मास पे नहीं डिपेंड करता। यहाँ पर मास कोई पिक्चर में आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हैवी मास को और स्मॉल मास को दोनों को साइमल्टेनियसली छोड़ रहे हैं, अगर विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी दिए, तो क्या वो दोनों सेम वेलोसिटी पे पहुंचेंगे। कोई मतलब हैवी मास ये नहीं है कि जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कौन? एक एच और जी। दोनों के लिए एच भी सेम है, जी भी सेम है, तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, मतलब एक कह रहा कि एक आपके पास स्मॉल कोई एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप कोई स्फेरिकल शेप में क्यों बनता है। ठीक, ये पूछ रहा है, इसका क्या रीज़न है। तो अब देखिए ऑप्शन से जाता था, एडेशन, ग्रेविटेशन फोर्स एंड एटमॉस्फेरिक, एंड द लिक्विड टेन ट्राइज टू मिनिमम एक मिनट, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में कुछ छूट गया है। ये है पूरा ऑप्शन, द लिक्विड टेन टू हैव द मिनिमम, यहाँ पर लिख लेते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इसमें मतलब है पूरा ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। द लिक्विड टेन टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। कोई भी ड्रॉप वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों बनता है? क्योंकि वो सबसे सेम वॉल्यूम के लिए स्फेयर सबसे लीस्ट सरफेस एरिया रखता है। लीस्ट सरफेस एरिया रखने के कारण क्या होता, उसमें पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी
तो लीस्ट होने के कारण वो बॉडी स्टेबिलिटी गेन करती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अगर पूछा जाए कि कोई ड्रॉपलेट वाटर का सरफेस मतलब कि स्फेरिकल क्यों बनता है, क्योंकि उसमें क्या सरफेस टेंशन के कारण बनता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गोज टू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा अ स्टेयर केस हैज़ 5 स्टेप each 10 centimeter high and the 10 centimeter wide. What is the minimum horizontal velocity to given the ball to that hits the directly at the lowest plane from the top of the staircase? G equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह क्वेश्चन दे रहा है। एक स्टेयरकेस हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है आपका, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, सब 10 10 है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा कोई आपके पास क्या है, बॉल है, यहाँ फेंका जाए और ये कुछ यहाँ पर आ जाए इस तरह। तो पूछ रहा है ये भी किस वेलोसिटी से इसको फेंका जाए हॉरिजॉन्टली कि यहाँ पर ये रीच हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, अब देखा जाए तो इसको वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा रेंज आर हो जाएगा और ये हम हाइट ले लेते हैं यहाँ से, ये भी एच हो गया। तो आर इक्वल टू क्या होगा, 10 10 10 10 10 5 टाइम्स 50 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 10 10 10 55 टाइम्स 50 सेंटीमीटर। तो हाइट भी पता चल गया, हमारा रेंज भी पता चल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो रेंज आर बराबर जो होगा यू इंटू टी, जो इस तरह था आपका, जो इस तरह आपका आ रहा था, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। यू से जो फेंक रहे हैं आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, कभी प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं तो यू सेम है, तो टाइम मान लेते हैं टी टाइम लगा, तो ये आपका रेंज के बराबर हो गया। ये आपका मतलब 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। ठीक है, लेकिन अब हमें टी निकालना है, क्योंकि आर तो हमें पता है, यहाँ पर अगर टी निकल गया तो यू निकल जाएगा। इसी ऑब्जेक्ट को जब आप छोड़ेंगे 50 सेंटीमीटर तय करने के लिए, तो वही समय जस्ट यहाँ तक ही रीच करने मिलेगा। इसको बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि इस जो हॉरिजॉन्टली आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है उस पर कोई भी वर्टिकली कंपोनेंट फोर्स नहीं उस समय था। इसका मतलब वहाँ पर भी वर्टिकली जो डाउनवर्ड्स वेलोसिटी थी वो जीरो थी। वो कैसा केस हो गया, उस साइड में एक हो गया कि जीरो वेलोसिटी कोई बाल को ड्रॉप कर दिए वर्टिकली। तो इसका मतलब इस तरह अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह ड्रॉप किया जाए तो उसको वेलोसिटी उसका हो जाएगा, जो यहाँ तक आने में समय लगेगा, जो यहाँ तक आने में आपका समय लगेगा वही ये ऑब्जेक्ट को यहाँ तक सफ़र करने में समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या 1/2 मतलब 50 सेंटीमीटर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू टी आपका सॉरी प्लस होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/√10 टी बराबर टी स्क्वायर √10। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये क्या पता चल गया आपका, टाइम सेकेंड इतना हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या लिखा था, आर इक्वल टू आपका लिखा था यू टी, और टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, टी इक्वल टू आ गया है 1/√10 सेकेंड। अब आर हमें क्या है 1/2 मीन्स 50 सेंटीमीटर, यू हमें निकालना है 1/10। अगर देखा जाए यहाँ पर यू के लिए हो गया रूट का है √10 डिवाइडेड बाई 2, तो √10 को अगर हम लिखें 10 डिवाइडेड बाई 4 अंदर होगा, तो ये हो गया √2.5।
और 2.5 इसमें आंसर नहीं है, तो अंडर रूट का 2.5 ये नियरेस्ट आंसर से जाएंगे तो नियरेस्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा कि एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। देखिए आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक किससे आता है? सेकेंड, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या देता है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या लिख सकते हैं हम? एम में लिख सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है? नॉन एक्सिलरेटेड। नॉन एक्सिलरेटेड मीन्स क्या हुआ? एक्सलेशन जीरो। जब एक्सलेशन जीरो हुआ इसका मतलब क्या हुआ? एफ इक्वल टू एम में की पूरी वैल्यू जीरो हो गई। जब जीरो होगी डी पी बाई डी टी की वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब पी का रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉट अ कांस्टेंट, नन ऑफ अबव। यहाँ पर नॉन एक्सिलरेटेड कह रहा है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी है। आपके पास अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है तो यम भी मतलब कांस्टेंट होगा, अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, इट में भी कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है आपका? आ ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग अ नॉन एक्सिलेटेड मोशन। यहाँ पर आपको मोशन में है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पी जीरो हो जाए तब भी तो डी पी बाई डी टी जीरो हो जाए, लेकिन ये कह रहा अंडर मोशन, ये मोशन में है। जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है वो मोशन में है, तो मोशन में इसका मतलब भी जीरो है, तो भी मोमेंटम इक्वल टू यम वी। जब भी कांस्टेंट है, यम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट का। इसमें पहली लाइन में ध्यान से पढ़ना, एन ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग अ नॉन जीरो एक्सिलेटेड मोशन, मतलब इसमें बॉडी क्या मोशन में है, मीन्स भी नहीं जीरो। तो मतलब ये आपका बी ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन गोज टू ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद। और कोई इसमें प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और एनी डाउट इन द क्वेश्चन यू कैन, मतलब सर से मतलब पूछ सकते हो, वहाँ से मैसेज आ सकता है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको क्वेरी बना के भेज दूंगा नेक्स्ट में। ठीक है, जय हिंद, ओके।